शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता को जो अपने बयानों से, अपने कारनामों से लगातार खबरों में बने रहते हैं, लगातार कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहते हैं। प्लीज वेलकम कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह। और आपकी अदालत में आज जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जानी मानी पत्रकार नीरजा चौधरी को। नीरजा जी, और आपकी अदालत में इल्जामात का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आज की जज नीरजा चौधरी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है, कार्यवाही शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे दिग्विजय सिंह पर, एक नजर डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का मुकदमा चला जा रहा है कांग्रेस पार्टी के महासचिव पर। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं। इन्हें हर विषय पर अपनी राय खुलकर रखने के लिए जाना जाता है। दिग्विजय सिंह 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आजकल राजनीतिक हलकों में दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी के करीब माना जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में दिग्विजय सिंह कांग्रेस की रणनीति बनाने वाले नेताओं में प्रमुख थे। कांग्रेस की तरफ से स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे को आड़े हाथों लेने के लिए भी दिग्विजय सिंह चर्चा में रहते हैं। दिग्विजय सिंह आरएसएस और बीजेपी पर प्रहार करने में सबसे आगे रहते हैं। यूपी में कांग्रेस की हार के बाद दिग्विजय सिंह कई नेताओं के निशाने पर हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम दिग्विजय सिंह पर। आपकी अदालत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि ये यूपी में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार हैं। दिग्विजय जी, पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जहां जाते हैं कबाड़ा कर देते हैं। राजनीति में सभी दोस्त नहीं होते, विरोधी भी होते हैं, और ऐसे मौकों पर उनको अच्छा मौका मिल जाता है। लेकिन आपने मौका के लिए उनको जमीन भी दी ना। पहले मध्य प्रदेश में हारे, उसके बाद 10 साल हो गए, वापस आने का मौका नहीं मिल रहा। बिहार में आप प्रभारी बना के भेजे गए, पार्टी की इतनी बुरी हालत हो गई, इतिहास में इतनी कम कभी सीटें नहीं मिली। 93 में सरकार हम लोगों ने बनाई, तब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था। 98 में जब आप सब लोगों ने कहा था कि दिग्विजय सिंह चुनाव हारेंगे, मैं जीता। आप असम भूल जाते हैं, आप महाराष्ट्र में भूल जाते हैं, राजस्थान में मुझे थोड़ा काम करने का चार्ज मिला था, वहाँ भूल जाते हैं। बिहार में जहाँ हमारी उस समय 5 सीटें थीं, बढ़कर मेरे समय 9 ही थी, परसेंटेज भी हमारा बड़ा था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में आपकी 80 में से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, और जब विधानसभा हुई तो 403 में से 28। जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। हमारा आकलन था कि बीजेपी जितनी सीटें उसको पहले मिली थी उससे कम होगी, और बीएसपी की सीटें भी लगभग 80-90 के आसपास आ जाएंगी, और वो सही निकला। समाजवादी पार्टी को सबसे बेहतर नतीजे मिले थे 2002 में, जब उस समय बेनी प्रसाद वर्मा जी भी उनके साथ थे, अमिताभ बच्चन जी ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके प्रचार किया था, तो उस समय उन्हें 143 सीटें मिली थी। तब से लेकर आज 2002 से लेकर 2012 में उनकी शक्ति में कमी आई थी। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि उनको 135 से 140 सीटें मिलेंगी, और हम लोगों ने लोकसभा में 96 सीटों पर लीड किया था। इसलिए हमारी उम्मीद थी कि जो बीच का जो गैप है उसमें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, और तब तैयारी भी हमने बेहतर करी थी। हमारा वोट शेयर करीब 4% बढ़ा है, लेकिन लो बेस होने की वजह से हमारा को नतीजे नहीं मिल पाए जो कि मिलना चाहिए थे। समाजवादी पार्टी का परसेंटेज इंक्रीज माने तो वही 4% ही उनको भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन वहाँ वो पहले से 24-25% पे थे, इसलिए उनको ज़्यादा लाभ हुआ। लेकिन आप तो दावा कर रहे थे कि 100 सीटें कांग्रेस जीतेगी। बिल्कुल दावा हम कर रहे थे, और लगभग 180 सीटों पर हम लोगों को अच्छी वोट मिले हैं। आप संतुष्ट हैं जो हुआ उससे? देखिए, बात एक संतोष तो यह है कि
संतोष तो जैसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को असंतोषी नहीं होना चाहिए और राजा और आज के राजनीतिक लोगों को कभी संतोषी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा बेहतर करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारे लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जिन नेताओं पर आपने भरोसा किया, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे जायसवाल हो, इन सब नेताओं की अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनमें भी कांग्रेस की हार हुई। बात यही है कि हम लोगों के जो नतीजे लोकसभा में आए थे वो नतीजे हम विधानसभा में नहीं दे पाए। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश कुमार वर्मा वो हार गए, सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद हार गई, जगदम्बिका पाल के बेटे अभिषेक पाल हार गए, सुल्तानपुर में सांसद संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव के बेटे हार गए। जब बड़े बड़े दिग्गज हारेंगे तो फिर एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जो है केवल एक माहौल बना सकता है, कोऑर्डिनेशन कर सकता है। स्टेट लीडरशिप पर ही के विश्वास पर ही जनता वोट देती है। तो शायद हमारी स्टेट लीडरशिप तुलना में मुलायम सिंह जी और मायावती तुलना में हम लोग उनके बराबर नहीं। ये आपको सारे मैंने स्टेट लीडरशिप के उदाहरण दिए हैं, तो रायबरेली और अमेठी उसको तो आप स्टेट लीडरशिप के तहत नहीं रखेंगे। वहां पर कांग्रेस की हार हुई, रायबरेली में एक भी सीट नहीं मिली, अमेठी में 2 सीटें मिली, सुल्तानपुर में सीटें नहीं मिली। जहाँ तक रायबरेली अमेठी का सवाल है, रायबरेली अमेठी में आप देखेंगे हमेशा लोकसभा और विधानसभा के नतीजों में अंतर रहता है। लोकसभा में जहाँ एक तरफा वोट सोनिया जी और राहुल जी को मिलता है, विधानसभा में वो लोग देखते हैं कि भाई यहाँ सोनिया जी राहुल जी चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, उनके नुमाइंदे लड़ रहे हैं, तो नुमाइंदों के खिलाफ कभी पक्ष और विपक्ष की बातें होती हैं, इसलिए उनको उतना वोट नहीं मिल पाता। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रायबरेली अमेठी जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बात का नुकसान हुआ कि रॉबर्ट वड्रा ने जाके कहा कि मैं भी राजनीति में आना चाहता हूँ। ये तो आंकलन है लोगों का, सही नहीं है। ये भी कहा कि प्रियंका गांधी अपने बच्चों को साथ में लेकर कैंपेन के लिए गई। बिल्कुल, ये बहुत नॉन इश्यूज हैं, इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन अमेठी और रायबरेली में अगर राहुल गांधी नहीं जिता सके, उनसे ये उम्मीद कैसे की जा रही थी कि वो पूरा उत्तर प्रदेश जिता देंगे? बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 96 के बाद जब हमने 300 सीटें मायावती जी की बीएसपी सरकार की पार्टी को दे दी थी और हम केवल 120 सीटों में चुनाव लड़े थे, तब से कांग्रेस की हालत बिगड़ती चली गई। बहुत सारे लोगों का ये असेसमेंट है कि जिस तरह के बयानबाजी की कांग्रेस के नेताओं ने, जैसे जायसवाल जी ने कहा कि अगर राहुल चाहते तो आधी रात को प्रधानमंत्री बन जाते, उनका ये जो बयान आया वो 2nd और 3rd 4th फेज में आया। अगर बयान का इतना ही असर हुआ तो 1st और 2nd फेज में हमारे पास नतीजे क्यों अच्छे नहीं आए? उस समय तो आप बयान दे रहे थे, आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। नहीं, मैंने ये कहा, नुकसान हुआ। जब आप मुझसे रजत जी अगर पूछेंगे कि दिग्विजय सिंह बहुमत नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मैंने कहा देखिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस को पूरा बहुमत मिले, अगर नहीं मिला तो हम किसी दूसरी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। फिर लोगों ने पूछा सरकार अगर किसी को बहुमत मिला तो फिर क्या होगा? जब 2002 में भी जब किसी को बहुमत नहीं मिला था तो 4-5 महीने राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो मैंने ये तो कभी मांग नहीं की थी कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सलमान खुर्शीद ने चुनाव आयोग को चुनौती दे दी है मुस्लिम आरक्षण के सवाल पे, माइनॉरिटी के आरक्षण के सवाल पर। बिल्कुल नहीं दी। बात यह है उन्होंने जो कुछ कहा था वो कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो के आधार पर कहा था। 2009 के लोकसभा चुनाव की कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र में आप देखेंगे तो हमने कहा था कि चूंकि ओबीसी के अंदर जो ओबीसी मुस्लिम्स हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कोटा विद इन कोटा का हम लोगों ने वादा किया था और उस वादे को हमने निभाया। उसी बात का उल्लेख अगर सलमान खुर्शीद साहब जो कि स्टेट हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने अगर ये बात कह दी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मायावती जी का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इसलिए जीती कि कांग्रेस पार्टी के नेता मुसलमानों को अपील करने वाले बयान दे रहे थे। आप 4.5% माइनॉरिटीज के लिए आरक्षण प्रपोज कर रहे थे। रजत जी, अगर यही कारण होता तो मुलायम सिंह जी तो 18% प्रॉमिस कर रहे थे। उनके प्रॉमिस शायद लोगों ने भरोसा कर लिया, आपका भरोसा नहीं किया। बात यही है कि 18% ना कॉन्स्टिट्यूशनली ना लीगली कभी मुलायम सिंह जी कर सकते। और मुलायम सिंह जी की तो ये आदत है, अब जैसे किस जात के लोगों को शेड्यूल ट्राइब में लाना,
इसमें संविधान में जब तक परिवर्तन नहीं होता है नहीं कर सकते। लेकिन मुलायम सिंह जी वहाँ पे बिना संविधान के संशोधन के अपना निर्णय ले लेते हैं, तो ये तो उनकी आदत में शुमार है कि वो प्रॉमिस कुछ भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर पाएंगे। अब उन्होंने कहा है कि हम सारे शिक्षित बेरोजगारों को 1000 रुपये माहवार देंगे। भीड़ लग गई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर, और अब वो संशोधन उसमें कर रहे हैं कि हाँ 35 साल के नीचे वालों को नहीं देंगे, 35 साल के ऊपर वालों को देंगे, हम सबको टैबलेट देंगे, हम लैपटॉप देंगे। ये वही मुलायम सिंह जी हैं जो लोकसभा के चुनाव में कहा था कि कंप्यूटर शिक्षा बंद होनी चाहिए। बात यह है कि प्रॉमिसेस करना एक बात है। देखिए, ये सारी बातें आपने चुनाव के दौरान जनता को बताई थी, लेकिन उसके बावजूद जनता ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को वोट दिया। जी, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब हम जनता के बीच में जाकर ये देख बताएंगे कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। लेकिन इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कम से कम अब तो ये बातें कहना बंद कर दीजिए। इसलिए कि जरूरी है कि जनता को बताते रहना चाहिए, उनको याद दिलाते रहना चाहिए क्या उन्होंने कहा था और वो क्या कर रहे हैं। और जनता से पूछते हैं, अगर ये लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जनता ने आपको ये बता दिया कि जनता का फैसला क्या है, क्योंकि आपको एक गरीब की पेट की आग का अंदाजा नहीं है। वो मेहनत करता है तो रोटी खाता है, उसे भूख लगती है। आप लोगों को भूख नहीं लगती, आप लोगों को सिर्फ नोटों की भूख लगती है। अगर नोट आ जाते हैं तो आपके सामने अगर अच्छे से अच्छे पकवान रख दिए जाए तो आप ऐसे उठ के चले जाओगे, आपका पेट भर गया। लेकिन वो गरीब जो मेहनत करता है और पैसा कमाता है और उस पैसे में भी वो अपना पेट नहीं भर पाता, आपने उस महंगाई को वहां तक पहुंचा दिया। तो उस जनता ने आज आपको दिखा दिया कि आप किस मोड़ पर सही रह सकते हैं। बहन जी, पहली बात तो यह है कि जनता ने हमको 2004 में भी सबसे ज़्यादा वोट दिए, 2009 में भी सबसे ज़्यादा वोट दिए, और सुन लीजिए 2012 में भी सबसे ज़्यादा वोट दिए। अगर प्रजातंत्री व्यवस्था में अगर आपको विश्वास है तो आप लीडरों को गाली देने के बजाय आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ती हैं? सुन लीजिए मेरी बात। आप दूसरी बात यह है, गरीबों को, लाखों लोगों को, गरीबों को अगर मौका मिला है तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मौका मिला है, जिनकी हालात ये हैं कि जिनको पहले उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर पंजाब और हरियाणा में जब काम करते थे तो वहां के लैंडलॉर्ड लोग कीमत तय करते थे, आज वो गरीब मजदूर खुद अपनी कीमत तय कर पाते हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात। दूसरी बात, किसी भी प्रजातंत्री व्यवस्था में आप पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर इस प्रकार से सबको बेईमान कहेंगी तो मुझे इस बात की आपत्ति है। मैं सुन लीजिए मेरी बात, 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, मेरे पर जिसने भी आप आरोप लगाया, मैंने उसको कोर्ट कचहरी में जाकर खड़ा कर दिया, क्या प्रमाणित करो दिग्विजय सिंह बेईमान है। एक में भी प्रमाण नहीं दे पाया, सबको बेईमान आप मत कहा करिए, ये अच्छी बात नहीं है। एक ईमानदार होने से पूरी पॉलिटिक्स साफ नहीं हो जाती। पॉलिटिक्स में 99% लोग गंदे हैं और 1% अच्छा है। आप कैसे कहते हैं? मैं सहमत नहीं हूं। अगर जनता जिनको चुनती है उनका आप इज्जत नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी सफल नहीं होगी। जनता को चुनने का अधिकार दिया गया है, अगर आप अपना प्रतिनिधि ईमानदार चुनेंगी तो अपने आप सफाई हो जाएगी। लेकिन आपका ये कहना कि सारे राजनेता बेईमान हैं, मैं इस पर आपत्ति करता हूं। नहीं, हम अपना प्रतिनिधि तो ईमानदार ही समझकर चुनते हैं, लेकिन जब वो चुन लिए जाते हैं उसके बाद उसकी गंदगी जो है वो सारी बाहर आ जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं जरा ठोक बजा के ईमानदार व्यक्ति को ही चुनिए। अब ईमानदार व्यक्ति हम किसे माने कि कौन है ईमानदार व्यक्ति? किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। एक मिनट सुन लीजिए,
आपने उनको सुझाव दिया कि वो चुनाव लड़ें, तो मेरे आपको सलाह ये है कि आप इनको अपनी पार्टी से टिकट दीजिए, ये चुनाव लड़ेंगी। लड़ना चाहे दे देंगे, अगर आप चुनाव लड़ना चाहती हैं तो आपको टिकट दे देंगे। आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए, आपकी पैरवी करूंगा। मैं सुन लीजिए, मैं जब मुख्यमंत्री रहा था तो 1 घंटे रोज सबसे मिलता था बिना अपॉइंटमेंट के। अभी मैं एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी हूं, शाम को 4 बजे से 5:30 बजे से 6 बजे तक मेरा दरवाजा खुला रहता है, बिना अपॉइंटमेंट के आप मिल सकती हैं। चलिए अब मैं आपके पास बिना अपॉइंटमेंट के आऊंगी, एक बार मुझे मौका दें। आपकी अदालत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर इल्जाम है कि इन्होंने राहुल गांधी को रास्ते से भटकाया। दिग्विजय, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी अपना भविष्य के तौर पर देख रही है और आपने उनको ले जाकर ऐसे उत्तर प्रदेश में फंसा दिया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आप भूल जाते रजत जी, वे और उनका परिवार उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ते आए हैं और चुनाव लड़ने के साथ साथ वो उनका गृह प्रदेश है। ये बात सही है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे और आप जैसे सलाहकारों ने मना कर दिया। बात निश्चित तौर पे हमने मना किया। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी केवल कोई एक राज्य के नेता नहीं हो सकते। राहुल गांधी जी पूरे देश में उनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए उनको किसी एक प्रदेश तक सीमित करना उचित नहीं था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना काम शुरू किया दलितों के घर जाकर रात बिताने से। एक इमेज बनी, मीडिया में बहुत प्रोजेक्शन हुआ, लेकिन जिस दलित के घर जिस इलाके में गए वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन इसका विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन हो सकता है जहां गए वहां जीते भी हैं। 11 दिसंबर 2011 को वो किसके घर में रहे? चौरसिया जी के घर में रहे, उस इलाके में हार गए। इसके बाद हमीरपुर में वो केशव बाबू के घर में रहे, उस इलाके में हार गए। ये बात अक्टूबर 11, 2011 की है। सितंबर 23, 2009 को वो भिंगा में रहे थे, श्रावस्ती में, वहाँ हार गए। ये पूरी लिस्ट है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर वो किसी दलित के घर रहे हों। ऐसा नहीं है, आप भूल जाते हैं। बांदा में वो गए थे, बांदा में हम लोग जीते हैं, और भी जगह हम आपको बता सकते हैं। वो मैंने उसका रिसर्च तो नहीं किया है। चलिए मैं आपको एक और रिसर्च इतना तो बता देता हूँ मैं आपको कि दोनों चीज़ें अनरिलेटेड हैं। बात यह है कि अगर राहुल गांधी जी किसी दलित के घर जाकर उससे उसकी हालात पूछते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन पार्टी के लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनके जाने का इतना असर तो होगा कि एक असेंबली इलेक्शन जीत जाएंगे। ऐसा है, उसका असर पड़ता है। देखिए, उसका असर पड़ता है। और ये मत भूलिए कि 2009 के लोकसभा इलेक्शन में उसका असर पड़ा। कितना असर पड़ा, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 211 सीटों पर राहुल गांधी ने रैली की, उनमें से सिर्फ 21 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस जीती है। मैं आपको बता दूं, अगर 211 जगह कैंपेन करेंगे और 21 जगह, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अगर 2007 और 2012 के आप इलेक्शन रिजल्ट देखेंगे तो लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा वोट 5,000 से लेकर और 50,000 तक वोट हमारा बड़ा है। ये क्यों भूल जाते हैं? लेकिन आप समझते हैं कि जहां लो बेस होगा वहां तो पार्टी को बिल्डअप करने में समय तो लगेगा। लेकिन ये बात चुनाव से पहले तो नहीं कही आपने। हमेशा इस बात को तो माना जाता है। आप भी बहुत अनुभवी जर्नलिस्ट हैं। जहां लो बेस है वहां परसेंटेज इंक्रीज एकदम से नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे ही बढ़ता है। देखिए, भट्टा पारसौल में जहां किसानों ने आंदोलन किया था वो तो पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन था। आप गए थे, राहुल गांधी गए थे, वहां भी कांग्रेस हार गई, वहां भी बीएसपी जीती। लेकिन वहां पर पिछले चुनाव में हमें 2,500 वोट मिला था, इस बार हमको 55,000 वोट मिला। लेकिन दिग्विजय जी,
55,000 वोट मिलकर भी कांग्रेस जीत तो नहीं पाई। बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बात तो मानना पड़ेगा कि जहां आप 2,500 वोट पाते थे वहां हमको 55,000 वोट मिला। उसको क्या अनदेखा कर सकते हैं आप? क्या इस चीज को अनदेखा कर सकते हैं कि 211 जगह वो कई कैंपेन करने के लिए और 21 जगह जीती कांग्रेस? इसको अनदेखा आप नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते कि जहां 2,000 5,000 वोट मिलते थे वहां हमको 25 से 60,000 तक वोट मिला। उसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्या इस बात को आप अनदेखा करेंगे कि आपने राहुल गांधी को मेन कैंपेनर, स्टार कैंपेनर कांग्रेस पार्टी के तौर पर वहां उतारा? राहुल गांधी जी हमारे स्टार कैंपेनर थे, हैं और रहेंगे। और राहुल गांधी को ये सिखाया गया कि उनको एंग्री यंग मैन की भूमिका में जाना है, कभी दाढ़ी बढ़ेगी, कभी वो बाहें ऊंची करेंगे। देखिए, दाढ़ी बढ़ाना और दाढ़ी काटना तो इनका एक अधिकार है। मैंने सुना कि उनको एक इमेज क्रिएट की गई कि वो एंग्री यंग मैन है, जैसे अमिताभ बच्चन की इमेज थी 1980s में, और उसका चुनाव में फायदा हो सकता है। ये आपका सोच हो सकता है, शायद इसीलिए उन्होंने वो कागज फाड़ा। और ये आपका सोच हो सकता है, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इस बात में सच्चाई नहीं है कि बहुत भागदौड़ करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को जिस लेवल पर ले जाने की कोशिश की गई उस लेवल पर नहीं पहुंची। निश्चित तौर पर हम लोगों को जो उम्मीद थी वो उम्मीद से कम वोट मिला। और इसका असर राहुल गांधी की जो राष्ट्रीय राजनीति है उस पर होगा? ये तो 2014 का चुनाव बताएगा। और इस सब का दोष आप पर आता है, क्योंकि ये माना जाता है कि आप प्रभारी थे, आप सलाहकार थे और आपने ये सिचुएशन क्रिएट की। रजत शर्मा जी, मैं कभी भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटता। कितने ऐसे राजनेता हैं जो राज्य के चुनाव हारने के पश्चात जिम्मेदारी स्वीकार करके 10 साल तक के लिए कहते चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिम्मेदारी लेते हैं और कायम रहते हैं उस बात पर। कितने राजनेता जरा बता दीजिए। मैं कायम रहा हूं और हर बात पर जो कहूंगा कायम रहूंगा। मैं जिम्मेवारी से कभी भागा नहीं हूं, जिम्मेवारी मैंने पूरी ओढ़ी है। आपने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अपने हार के लिए ली है, लेकिन क्या अपने लिए कोई आपने सजा भी मुकर्रर की है कि ये मेरी सजा मुकर्रर तो जनता देती है, आप देते हैं, जज साहब बैठी वो देंगी। और जनता से पूछते हैं, अगर ये लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक गैप हो रहा है, लीडर्स कोई और हैं और रिप्रेजेंटेटिव कोई और हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव तो हैं पीपल की, लेकिन लीडरशिप कोई और ले रहा है, जैसे अन्ना हजारे जी हैं या रामदेव हैं। तो ये गैप क्यों आ रहा है? और आप ऐसे स्थान पे हैं जहाँ ये आप गैप फुलफिल कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जो सिविल सोसाइटी में काम करते हैं उन लोगों का एक एजेंडा अलग होता है। किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में लीडर को जनता के बीच में जाना पड़ता है। जिनको आप लीडर कहते हैं वो कभी चुनाव तो लड़ते नहीं हैं। स्वयं अन्ना हजारे कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। तो आप आखिर लीडर कौन है? डेमोक्रेसी में लीडर वही होता है जो जनता के बीच में चुनाव लड़ता है और जीत के आता है। तो आप ये मानते हैं कि लीडर वो जो चुनाव जिता सके? जी, लीडर वो जो चुनाव जिता सके। बात यह है, बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लीडर वही है जो जनता के बीच में जाकर अपनी बात कहे और चुनकर आ सके, वही लीडर होता है। तो अब ये माने कि अगर आपकी लीडरशिप में चुनाव हारे, राहुल गांधी की लीडरशिप में चुनाव हारे, तो वो लीडर नहीं है? नहीं, बात मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जनता के बीच में राहुल गांधी जी जितने चुनाव लड़े जीते हैं। मैं 8 चुनाव लड़ा हूं, 7 चुनाव जीता हूं, 1 चुनाव हारा हूं। जो लोग, जिन लीडर की बात आप कर रहे हैं, वो जनता के बीच में जाके चुनाव तो लड़के आए। डेमोक्रेसी में और लीडर कौन होता है? क्या आपकी हार का कारण महंगाई भी है? महंगाई पे आपने लगाम नहीं लगाई। हार के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन बहन जी बात यह है कि महंगाई हर देश में है, हर देश में महंगाई बढ़ी है। कोई एक ऐसा देश बता दीजिए विश्व में जहां महंगाई ना बढ़ी हो। तो अगर कांग्रेस इलेक्शन हार रही है तो जनता का ये सवाल तो वाजिब है ना कि महंगाई बढ़ रही है। रजत जी, आप भूल जाते हैं हमारा वोटिंग परसेंटेज मणिपुर में बढ़ा, उत्तराखंड में बढ़ा, पंजाब में बढ़ा, यूपी में बढ़ा।
दिल्ली के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बढ़ा, केवल गोवा में हमारा परसेंटेज गिरा है। हम लोगों ने आज की व्यवस्था में कैसे महंगाई को रोका जा सकता, कम किया जा सकता है, उसके लिए हम लोगों ने जो भी कदम उठाए जा सकते उठाए हैं। हम लोग जनता से ये निवेदन करेंगे कि 2014 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दें। आपकी अदालत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि इनकी बयानबाजी से कांग्रेस को नुकसान हुआ। दिग्विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं नितिन गडकरी, उनका बयान मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह सच्चे गांधीवादी हैं। गांधी जी का सपना था कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ये अपने बयानों से कांग्रेस को खत्म कर देंगे। नितिन गडकरी जी इतने बड़े नेता हैं जो आज तक चुनाव नहीं जीते हैं, उनकी बातों में क्या टिप्पणी करूंगा? देश की सबसे आपने कहा था नंबर 2 की पार्टी उसके अध्यक्ष हैं। रजत जी, लीडर वही होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है। जरा आप मुझे बता दीजिए, नितिन गडकरी जी आज तक कोई चुनाव जीते हैं? नहीं, मैंने ये कहा था लीडर वो होता है जो लोगों को चुनाव जितवा सकता ना, लीडर वो होता है जो चुनाव, लीडर जनता का वो होता है जो खुद चुनकर आ सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव हार गए, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री बना दिया, सबसे बड़ा पद उन्हें दे दिया। बात यह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह आज पूरे विश्व के एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। क्या गडकरी जी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं? गडकरी जी एक बड़े सफल उद्योगपति हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उनका उद्योग क्या है और कहां से शुरू हुआ है रजत जी, इस पर एक आपकी अदालत जरा उनको बुला लीजिएगा। लेकिन उनकी जो सवाल है मूल वो ये है कि क्या आप कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं? बात ये है, ये भूल जाते हैं। अगर आप देखेंगे जिन जिन राज्यों में मैंने काम किया है वहां वोटिंग प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा है, घटा नहीं है। चुनाव के दौरान आपने एक बयान दिया था, आपने कहा था कि अन्ना हजारे और उनकी टीम मायावती से मिली हुई है। जी नहीं, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, अन्ना हजारे जी की टीम जो है वो संघ से प्रभावित है और बाबा रामदेव, अन्ना हजारे जी और श्री श्री रविशंकर जी महाराज, ये सब के सब जो हैं संघ की जो रणनीति थी उसके एक अंग थे। मायावती के साथ मिले हुए मैंने कभी नहीं कहा। आपने अन्ना हजारे को, रामदेव को और श्री श्री रविशंकर को एक कर दिया, कम से कम इसका ब्लेम तो आप पर जाएगा? नहीं, इसका क्रेडिट जाना चाहिए मुझको कि मैंने तीनों को एक कर दिया। तीनों को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इकट्ठा कर दिया? तीनों को मैंने एक्सपोज कर दिया या तीनों को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इकट्ठा कर दिया? इनको मैंने साफ जनता के सामने खड़ा लाके कर दिया कि ये खुद क्या है। दिग्विजय जी, ये लोग अलग अलग तरीके से कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। अब 3 जून को अन्ना हजारे और रामदेव दोनों एक साथ धरने पर बैठेंगे। देखिए बात यह है रजत जी, जो बाबा रामदेव और अन्ना हजारे आज से साल भर पहले थे, अब जनता उनको समझ चुकी है। क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गोवा में जो चुनाव के नतीजे हुए, इनके आंदोलन का असर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल, अगर होता तो कांग्रेस का प्रतिशत घटता, हमारा प्रतिशत तो बढ़ रहा है। कांग्रेस जीतने के कगार पर हो जाती अगर ये लोग आंदोलन नहीं करते तो। बात यह है, इनका आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ। जनता में इनकी कलई अब खुल चुकी है। कोई पूछना चाहता, आप सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सर, आप कह रहे थे कि आपने इन्हें, अन्ना हजारे और इनको एक्सपोज किया है और आप कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं और आप हमेशा उस वक्त जब ये रेवोल्यूशन चल रहा था तो आप हमेशा कुछ बयान देते थे और उसके बाद कांग्रेस खुद बोलती थी कि हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये जो बयान दे रहे हैं वो वही जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। जो मैंने कहा था एक एक बात सही निकली। मैंने कहा था कि बाबा रामदेव व्यवसायी हैं और स्वयं काला धन का उपयोग कर रहे हैं। सुन लीजिए। और उनको अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नोटिस मिल गए हैं। मैंने आपसे उस समय कहा था कि अन्ना टीम को सारी मदद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। स्वयं संघ के लोगों ने स्वीकार किया कि हमने उनकी मदद की है। तो जो मैंने कहा है वो तो साबित हुआ है। सवाल यह आया था कि जब भी आप कोई सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को उससे अलग कर लेती है। एक उदाहरण, आपने अन्ना हजारे को पत्र लिखा, यह सवाल किया कि आप बीजेपी पर निशाना क्यों नहीं साध रहे,
और फिर दूसरा पत्र लिखा कि आरएसएस का जो आपको सपोर्ट मिल रहा है और उसे आपके आसपास के लोग आपको अंधेरे में रख रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे को जो पत्र लिखा है ये हमें नामंजूर है और प्रधानमंत्री नामंजूर नहीं कहा उन्होंने, ये कहा कि ये उनका निजी पत्र है। निजी पत्र था मेरा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की ओर से हजारे को पत्र लिखे जाने के बाद इसकी जरूरत नहीं थी। ऐसा है, मेरा पत्र उनका निजी पत्र था और निजी पत्र लिखने का मेरा अधिकार है। मैं आपको और उदाहरण बताता हूं। आपने राहुल गांधी के बारे में बयान दिया प्रधानमंत्री बनने के बारे में, फिर अखबारों में छपा कि आपने सोनिया गांधी से मुलाकात करके सफाई दी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद का यह अर्थ नहीं निकाला जाए कि आप मनमोहन सिंह को हटाना चाहते हैं। भाई ऐसा है, अगर आप रजत जी मुझसे पूछेंगे कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आप मैं क्या उत्तर दूंगा? मैंने ये कहा कि बिल्कुल बनना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन इसका समय आएगा जब बनेंगे। तो आज बता दीजिए समय आ गया क्या नहीं आया? समय, जनता, किसी भी प्रजातंत्री व्यवस्था में जनता ही निर्णय करती है, पार्टी निर्णय करती है, और जिस दिन जनता निर्णय कर लेगी और पार्टी निर्णय कर लेगी, बन जाएंगे। आप जब आलोचना करते हैं, आलोचना करने वालों का जब आप कटाक्ष करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ता है, और इससे क्या होता है कि उनकी जो है गर्मियाँ बढ़ जाती है। ये जो आपकी जो उनके कटाक्ष करने की भावना है ये जाकर नुकसान करती है। इसीलिए रामदेव जो है जड़ गया, इसीलिए अन्ना हजारे जड़ गया, क्योंकि आपने कटाक्ष इतने कर दिए। महाराज आप भूल रहे हैं कि कटाक्ष करने के बाद वो उतर आए, वो बढ़े नहीं आगे। आपकी अदालत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर इल्जाम है कि ये कागज के शेर हैं। आपने सब लोगों पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए, उन्हें एक्सपोज किया, लेकिन वो आपको खुलेआम चुनौती देते हैं कि कुछ साबित करके दिखाएं। ये बात तो साबित हो गई कि अन्ना हजारे जी और बाबा रामदेव के पीछे पूरे संघ के कार्यकर्ता थे, ये बात तो साबित हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात भी साबित हो चुकी है कि बाबा रामदेव काले धन का व्यवसाय करते हैं, ये भी बात साबित हो चुकी है। तो कौन सी बात? वो उनको तो कह रहे हैं कि कोई प्रमाण तो दे। बात यह है, नोटिस मिल चुका, नोटिस का जवाब क्यों नहीं देते? अदालत में क्यों जाते हैं स्टे लाने के लिए? अगर बाबा रामदेव ईमानदार हैं तो वो अदालत में क्यों जाते हैं कि प्रोसीडिंग्स रोकी जाए, इन्वेस्टिगेशन रोका जाए? बाबा रामदेव ने तो ये कहा कि मुझे अनशन तोड़ने के लिए पैसे ऑफर किए गए थे। किसने किए थे? उन्होंने कहा कि 4 जून को आंदोलन और अनशन ना करने के लिए सरकार के एक आला नेता ने उन्हें पैसे ऑफर किए थे, लेकिन रामदेव ने उस नेता के नाम का खुलासा नहीं किया। यही बेईमानी है। अगर वे ईमानदार बाबा रामदेव हैं तो उस व्यक्ति का, बेईमान आदमी का नाम उजागर क्यों नहीं करते? तो अब आप उनको चुनौती दे रहे हैं कि नाम उजागर करें। मैं चुनौती दे रहा हूं, उजागर करें अगर वो ईमानदार हैं तो। और वो चुनौती दे रहे हैं कि आप उनकी बेईमानी का प्रमाण दें। आपने कहा अपराधी, आपने कहा काले धन के कारोबारी, और ये सारे बयान आपने 1 साल पहले दिए थे। अब तक तो नहीं पकड़ पाए उन्हें। सीधी बात, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नोटिस उनको मिल चुके हैं काला धन के लिए, नंबर 1। नोटिस तो आपकी सरकार जिसको चाहे दे दे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज के युग में रजत जी, कोई सरकार का नुमाइंदा बिना सोचे समझे काम नहीं कर सकता राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के कारण, एक बात। दूसरा, मैंने कहा था बालकृष्ण जो इनके जो कारिंदा हैं वो नेपाली सिटीजन है, प्रमाणित हो गया है। नहीं, वो तो अदालत से छूट गए उसके लिए। नहीं, कहाँ अदालत में बात ही कहाँ गई है? वो तो प्रमाणित हो चुका है कि वो नेपाली सिटीजन है। एक मेरा आरोप था वो सही निकला है। वो आपको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने जितने आरोप लगाए थे कुछ तो साबित करके दिखाएं। साबित हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन में जाए तो सामने। हाई कोर्ट में स्टे क्यों ले रखा है? और जो सवाल इन्होंने पूछा था, जब आपने बयान दिए हैं, कांग्रेस पार्टी को यह कहना पड़ा इस बयान से हमारा कोई लेना देना बात नहीं। इसलिए था, आप इस बात को भूल जाते हैं कि जब मैंने ये बयान दिया था तो निजी तौर पर ही दिया था, कोई पार्टी के पॉलिसी के आधार पर नहीं दिया था, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि जहां एक तरफ पॉलिसी इश्यूज पर पार्टी की लाइन मुझको लेना चाहिए, लेकिन ये जो ऐसे इश्यूज थे, बाबा रामदेव एक तरफ तो कपिल सिब्बल जी से बैठ के समझौता कर रहे थे, दूसरी तरफ रामलीला मैदान में जाके जनता को भड़का रहे थे, तो ये ठगी नहीं हुई? स्वामी रामदेव को लेने
एयरपोर्ट पर आपकी पार्टी के 4 नेता गए थे प्रणब मुखर्जी की लीडरशिप में। जी हाँ, गए थे, लेकिन ये समझाने गए थे कि काले धन के विषय में जितना ये सरकार ने काला धन को लाने का प्रयास किया है, इसके पूर्व की किसी सरकार ने नहीं किया। अडवाणी जी को काला धन, सुन लीजिए, अडवाणी जी को काला धन लाने की बात 2004 में चुनाव हारने के बाद याद आई, 2004 के पहले उनको याद नहीं आई थी। इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है किसी एक नॉन पॉलिटिकल आदमी को मिलने के लिए सरकार के 4 मंत्री एयरपोर्ट पर जाएं। ऐसा है, अगर यहाँ पर उनको समझाने के लिए अगर गए थे तो क्या बुरा किया उन्होंने? बुरा ये किया कि जिसको आप महाठग कह रहे हैं उसको एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे थे। रिसीव नहीं कर रहे थे, समझाने गए थे। और जहां तक अन्ना हजारे का सवाल है, उनके लिए एक सरकारी कमेटी बना के अन्ना हजारे को, केजरीवाल को, इन सब लोगों को मेंबर बनाना, ये भी आपकी सरकार ने किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया था। जब लोकपाल जैसे विषय पर अगर कोई मांग आती है तो स्वयं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लोकपाल बनाने का फैसला है, और आप भूल जाते हैं अन्ना हजारे और केजरीवाल जी ने लोकपाल की बात उठाई उसके 6 महीने पहले एआईसीसी सेशन में सोनिया गांधी जी ने कहा था हम सख्त लोकपाल बिल लाएंगे, और उसके लिए नेशनल एडवाइजरी कमेटी में अरुणा रॉय और हर्षमंदर जी को यह काम सौंप दिया गया था। तो कांग्रेस पार्टी तो पहले से लोकपाल बिल लाना चाहती है। लास्ट में इसी कांग्रेस शासन में 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम हुआ, CWG स्कैम हुआ, तो ये सब सर कैसे कोई बात ये है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 2G का स्कैम 1,72,000 करोड़ का स्कैम है ही नहीं। CBI ने एक रिपोर्ट दी है, CAG अलग रिपोर्ट दे रहा है, तो ये 1,72,000 करोड़ का स्कैम है ही नहीं। इसमें आज इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि विश्व में सबसे सस्ती दरें टेलीफोन की भारत में है। गड़बड़ी केवल एक जगह हुई, वो गड़बड़ी हुई 2G के अंदर एडिशनल स्पेक्ट्रम देने में जो पारदर्शिता सरकार को अपनानी चाहिए थी, वो ए राजा साहब ने नहीं अपनाई। पॉलिसी में कहीं खराबी नहीं थी। जिस समय ए राजा पारदर्शिता नहीं अपना रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्या कर रहे थे? क्यों रोकने की कोशिश? बात यह है कि जब ये सारी बातें सामने आई रजत जी, उसी समय CBI को इन्वेस्टिगेशन देने का निर्णय भी यूपीए सरकार ने लिया था, प्राइम मिनिस्टर ने लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को अपने हाथ में लिया, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सामने लिया, उसके पहले CBI में रिपोर्ट जा चुकी थी। इंप्रेशन ये है जनता के मन में, जनता के इंप्रेशन तो आप लोग जो बना देते बन जाता है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए आप बताइए इंप्रेशन। जब तक CBI, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अपने हाथ में नहीं लिया था, इसकी जांच उस तरीके से नहीं हो रही थी। बिल्कुल हो रही। ये राजा को जेल भेजते 2 साल लग गए। बात यह है, CBI को केस सौंपना ही केंद्र सरकार की मंशा दर्शाता था, और इसलिए हमने कहा था कि इसमें गड़बड़ी हुई है, इसलिए इस केस को CBI को सौंप देना चाहिए। और CBI ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया, तो हमें उसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना थी। आप कह रहे हैं कि जितनी आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही है वो गलत है, नहीं उठनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, उठना चाहिए, और उसको जो जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तो यहां तक कहूंगा कि जुडिशरी के अंदर सुनिए, जुडिशरी के अंदर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना चाहिए। पंडित सुखराम जी का भ्रष्टाचार का प्रकरण 96 में सामने आया था, और 2011 में जाके उनके खिलाफ फैसला हुआ, लेकिन तो उस पर भी हमें सोचना चाहिए। जो आवाज उठाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, या तो पुलिस लाठियां मारती या जेल में भेज देती है, जैसे रामदेव और अन्ना हजारे। एक बात सुन लीजिए, बात यह है, मैं वही कहता हूं कि चोर जब चोर चिल्लाने लगता है तो वही हालत होती है जो इन सब की हुई है। मेरा कहना साफ है, बाबा रामदेव को यह फिगर किसने दिया कि काला धन 400 लाख करोड़ काला धन है, ये फिगर किसने दिया? अडवाणी जी कहते 72 लाख करोड़ है। काला धन को बाहर से लाने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, और ये केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। समझौते, अभी आपने पढ़ा होगा, स्विस गवर्नमेंट के साथ हमारा समझौता हो गया है,
और जितने भी स्विट्जरलैंड बैंक्स में अनअकाउंटेड पैसा का जो अकाउंट्स है उसकी जानकारी हमको मिलने लगी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी चालू हो गई है। तो ये एक सामूहिक निर्णय होना चाहिए, जब काले इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। जब काले धन के खिलाफ आवाज उठती है, एक माहौल बनता है, तभी तो सरकार पर प्रेशर पड़ता है उस कार्रवाई करने के लिए। उसके पहले से जहां तक काले धन लाने की बात थी, 2004 से ही इसका प्रयास चालू हो गया था। न तब न बाबा रामदेव फील्ड में थे, न अन्ना हजारे फील्ड में थे। तो फिर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने क्यों कहा अन्ना हजारे मैं आपको सैल्यूट करता हूं? इसलिए सैल्यूट करता हूं कि अन्ना हजारे जी एक समाज सेवी रहे हैं और उन्होंने वाटरशेड मैनेजमेंट में अच्छा काम किया था। मैंने स्वयं ने उनको 10 साल तक मेरे यहाँ सवाल वाटरशेड मैनेजमेंट का नहीं था। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश प्लानिंग बोर्ड का मैं सदस्य बना के रखा उनको मैंने। प्रश्न भ्रष्टाचार का अगर है तो भ्रष्टाचार केवल लोकपाल से बिल से नहीं हटेगा। मैं खुद लोकायुक्त के अंतर्गत मैंने काम किया है, 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहा। चीफ मिनिस्टर उसके अंदर दायरे में आता था। लेकिन बात यह है कि काला धन केवल लोकपाल से नहीं मिटेगा, उसके लिए जुडिशरी को, उसके लिए जनता को, उसके लिए राजनेताओं को, सबको अवेयर होना पड़ेगा और उसके लिए प्रजातंत्री व्यवस्था को और मजबूत करना पड़ेगा। आपके प्रजातंत्र में आंदोलन करने की कोई जगह है या नहीं? निश्चित तौर पे अधिकार है उन लोगों को। देखिए बात है, बाबा रामदेव को स्थान दिया गया, जितने दिन के लिए दिया गया उससे ज्यादा वो रुकने चाहते थे। जो नियम है उसका पालन करिए। अन्ना हजारे को इस सरकार ने आंदोलन करने का मौका दिया, उनके लिए स्थान की व्यवस्था की। आखिर पहले जेल की व्यवस्था की ना उसके ना आप क्यों भूल जाते रतन जी? आप हमेशा उल्टी बात करते हैं, सीधी बात क्यों नहीं करते हैं? बात यह है कि शुरुआत में उनको वहां पर अनशन करने का अधिकार भी दिया, उन्होंने अनशन किया भी, पूरा सहयोग सरकार ने किया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पूरा कंट्रोल करके रखा। अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं कि इस देश में आंदोलन करने का अधिकार है। निश्चित तौर पे है। आमतौर पर आपके बयानों से लगता है कि जो आंदोलन करता है आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जी क्या बात करते हैं आप? मैं खुद आप किसी आंदोलन में जेल में नहीं गए होंगे। दिग्विजय सिंह आंदोलन कई बार जेल जा चुका है आंदोलनों के अंदर। आप भी तो एक आध आंदोलन करके दिखाइए हमारे साथ। अगर मीडिया पर प्रहार होगा तो हम आंदोलन करने के खड़े होंगे। क्यों प्रहार होगा? प्रजातंत्र में प्रहार बिल्कुल नहीं होगा। अगर कभी आवाज बंद करने की कोशिश की तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस प्रकार का कोई काम नहीं करेगी। तो हमारा आंदोलन तो यही है कि हम आपसे सवाल पूछें और जनता से जवाब दें। हम आपके आंदोलन में शामिल हैं। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह पर। हमने उनसे पूछा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हार के बारे में, हमने उनसे पूछा कांग्रेस की रणनीति के बारे में, जनता ने उससे सवाल पूछे महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में। आपकी अदालत में अब वक्त है आज की जज नीरजा चौधरी के फैसले का। दिग्विजय सिंह जी को पिन डाउन करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने बहुत स्पिरिटेड जवाब दिए, कुछ संतोषजनक थे, कुछ संतोषजनक नहीं थे। आज की अदालत ने फिर से स्पष्ट कर दिया कि दिग्विजय सिंह जी और उनके सहयोगियों को समझना पड़ेगा कि किस हद तक जनता महंगाई से त्रस्त है आज। और वही चीज लागू होती है भ्रष्टाचार के बारे में। लोगों को लगता है कि हमारी मुश्किलें बढ़ रही हैं और अधिकतर राजनेता अपनी जेबें भर रहे हैं। दिग्विजय सिंह एक कंट्रोवर्शियल नेता है, शातिर नेता है, एक अनुभवी नेता है और एक डिसेंट पॉलिटिशियन है। उन्होंने अपने आप को 10 साल की सजा दी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देश को इंतजार है कि वो एक बड़ा रोल अदा करें। हमारी उम्मीद यह है कि दिग्विजय सिंह जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वो सरकार को बताएंगे कि जनता भ्रष्टाचार से, महंगाई से कितनी त्रस्त है और जनता के लिए इसी बेबाकी से वो काम करते रहेंगे, लोगों के सवालों के जवाब देते रहेंगे। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।